तो गाइज ये वाला पार्ट जो होने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा ऑसम है क्योंकि हम उस नोबल्स को देखेंगे जिसकी अब डेरिक खटिया खड़ी करने वाला है। रिमेम्बर डेरिक ने उनको वार्निंग भी दी थी कि अगर वो वापस आए और उसके टाउन पर किसी ने भी हमला किया हो या फिर टाउन में किसी पर भी खरोच भी उनकी तरफ से पड़ी हो तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वॉलिंस तो मेलोरी को मरने के कगार पर लेकर आ जाता है और साथ में वो छोटी बच्ची ब्रैंडी को भी नहीं छोड़ता। और रही बात टाउन चीफ रेना की, तो उसको तो पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का वो प्लान बना रहा था, वो भी अपने दोस्तों समेत। तो अब ज्यादा बकवास नहीं करते और अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेरिक ठीक उनके पीछे खड़ा हुआ था और वहां पर जब पहुंच आता है और वॉलिंस और उसकी नजरें आपस में मिलती हैं, तो एक सेकंड में ही वॉलिंस जो कि अपने दोस्तों समेत आया था, तो वो उनसे डेरिक को एग्जीक्यूट करने का कहता है। मर्दों का तो पता नहीं, लेकिन इस मानवा में मुझे ये जरूर पता चला है कि औरतों को मरने का बहुत बड़ा शौक है। इसलिए अगर आपको ये कैरेक्टर याद हो तो ये वही कैरेक्टर थी जिससे डेरिक का पहले लफड़ा हुआ था, जो कि ब्रैंडी की हाई क्लास लेदर शॉल जो थी वो छीन रही थी। काफी कॉन्फिडेंटली ही वो डेरिक के पास आती है, लेकिन एक ही मुक्का चिन पर खाने के बाद उसकी गर्दन को डेरिक तोड़ देता है और वो एक ही पंच के साथ मारी जाती है। तो मालूम होता है कि उसके यहाँ पर एक सिस्टर भी थी जो कि फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। वो बहुत सारी फायर माना को कलेक्ट करती है और एक ही झटके में पूरी की पूरी फायर माना डेरिक की ओर फेंकती है, जो कि सीधा जाकर उसको लगती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर वॉलिंस और जो उसका कंपेनियन पीछे खड़ा था, उनको लगने लगा कि डेरिक एक लड़की के हाथों मर गया है, मगर ये तो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो उस आग से बाहर निकल कर आता है और कमाल की बात ये थी कि उसके बॉडी पर एक खरोच का भी निशान नहीं था। ये देखकर वॉलिंस और उसका कंपेनियन एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और अब वॉलिंस जेफरी को कहता है कि तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उस पर हमला करो। जेफरी वही आर्चर है जिसकी जंगल में डेरिक उसकी मारने वाला था, लेकिन उसको छोड़ दिया। तो वो दोबारा डेरिक पर इस धूल मिट्टी में हमला करता है। उसको लगा इस बारी उसका तीर चुकेगा नहीं, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है। ये देखकर जेफरी इतना ज्यादा डर गया कि वो कहता है कि वो तो यहाँ से जा रहा है, वो वॉलिंस के लिए अपनी जान बिल्कुल भी नहीं देगा। मगर जैसे ही उसने मरने की बात करी तो वही तीर जो कि डेरिक पर उसने फेंका था, तो डेरिक उसको ही दोबारा से फेंककर उसके खोपड़ी में धंसा देता है, जिससे वो भी वहां पर मारा जाता है। और सभी टाउन के लोग नोबल्स को इस तरह डेरिक के हाथों मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगे। अब ये शोर क्यों, तो इसका रीजन हमें रिचर्ड आकर बताता है। वो डेरिक को रोकता है ताकि वो इन नोबल्स को ना मारे, क्योंकि अगर इनसे पंगा लोगे तो ये बाद में आकर दोबारा से पूरे टाउन को ही खत्म कर देंगे। इसलिए वो टाइम पर डेरिक को रोकना चाहता है, क्योंकि अब भी वक्त है कि वो माफी मांग सकता है। वो चिल्लाता हुआ डेरिक को दोबारा आवाज देता है और सोचने का उसको मौका देता है कि अब भी वो वापस आ सकता है, इतना उसने गलत नहीं किया, बस उसको इन नोबल्स के साथ पंगा नहीं लेना और माफी मांगनी है। मगर डेरिक अगर इस तरह नहीं करता तो वो अपने साथ पूरे टाउन को ही ले डूबेगा। रिचर्ड की बात सेंस भी बना रही थी, क्योंकि रिचर्ड कहता है कि वो तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन वो जो लोग होंगे जो कि उसकी गलतियों का अंजाम भुगतेंगे, तो वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। उनमें डेरिक जितनी पावर नहीं, मगर डेरिक जो था वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रिचर्ड को ही उल्टा बातें सुनाने लगता है कि डेरिक का एक रूल है कि जो भी वो एक बंदे से कहता है और वो उस तरह नहीं करता तो कॉन्सिक्वेंसेस से उसको गुजरना पड़ेगा, चाहे वो नोबल्स हो, किंग्स हो या फिर एक नॉर्मल सा शहरी जो कि टाउन में रहता है। डेरिक उनको मौका दे चुका था, मगर यही लोग हैं जो कि यहाँ पर मुंह उठाकर दोबारा आ गए हैं और इस बारी तो इन लोगों ने हद भी कर दी। इन्होंने उन लोगों को चोट पहुंचाया जिनकी डेरिक बहुत परवाह करता है, तो डेरिक तो पीछे नहीं हटने वाला। ये कहकर डेरिक जो एक्सप्रेशन बनाता है तो उसको वॉलिंस देखकर उसकी फट के हाथ में आ जाती है, और वो डरे भी क्यों ना, क्योंकि डेरिक इंसान कम और एक वॉइड बीस्ट ज्यादा दिख रहा है। तभी वॉलिंस के पीछे उसका कंपेनियन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब डेरिक पर हमला करता है, वो भी अपनी ताकत लगाकर और एक तलवार से, तो उसको लगा कि शायद ये कुछ कर पाए, मगर वो उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि डेरिक उसके तलवार को एक हाथ से पकड़ लेता है, जो कि देखकर वो बंदा ही हैरान रह गया और वो कहता है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उसकी तलवार को आज तक कोई भी नहीं रोक पाया, लेकिन रोकने तक तो बात अलग थी। जब डेरिक वॉइड की पावर को इस्तेमाल करके उसको मरोड़ता है, वो भी अपने ग्रिप में, तो ये उस बंदे के लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात है। मगर खैर ये बेइज्जती ज्यादा देर तक वो झेलेगा नहीं, क्योंकि डेरिक वही बेंड हुई सोल उसमें ही धंसा देता है और वो भी वहां पर मारा जाता है। ये देखकर कि उसका एक एक कंपेनियन
कंपेनियन डेरिक के हाथों मर रहा है तो वो डर के मारे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और वो कहने लगा कि अब वो डेरिक को कैसे रोके। वो कॉन्फिडेंटली तो यहाँ पर आया था डेरिक को मारने के लिए, लेकिन लगता है उल्टा हो रहा है। जितना उसे दिख रहा है तो वो ही डेरिक के हाथों मरेगा। मगर वो कहते हैं ना कि घमंड का सिर हमेशा नीचे होता है, तो उसकी अपनी घमंड ही आज डेरिक के हाथों उसे मरवा कर ही छोड़ेगी। उसमें सुपीरियर ब्लड होने के नाते, मतलब कि उसके बॉडी के अंदर जो रॉयल ब्लड है, तो उसी के बारे में ही सोचकर वो अपने कंपेनियन को गालियां देना शुरू कर देता है कि वो सब के सब फजूल हैं। हाँ, उनमें सुपीरियर ब्लड तो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ऐसे बंदे से मर गए जो कि ना तो कोई रॉयल है और ना ही आसमान से आया हुआ फरिश्ता। तो ये कहते हुए वो अपनी रॉयल ब्लड की जो प्रेजेंस होती है वो रिलीज करने लगता है, और जितनी माना वो रिलीज करता है उतनी ही आसपास की जगह बिखरने लगती है, क्योंकि माना की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो शॉकवेव क्रिएट कर रही थी। और अब अगर सही मायनों में वोलेंस बोले कि रॉयल ब्लड क्या होता है, तो वो ये खुद ही डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा था कि इसे कहते हैं एक रॉयल ब्लड का होल्डर। मगर जितना वो घमंड और कॉन्फिडेंट दिखा रहा था, तो उसकी ऑरा को एल लगाने के लिए डेरिक जैसे ही चैनल वॉइड का नाम लेता है ना, तो उसकी जो माना प्रेजेंस होती है तो वो उसकी माना प्रेजेंस को चीरती हुई उसको कंप्लीटली डिसमेंटल कर देती है। ये सीन मुझे वन पीस के उस मूवी जिसमें आई गेस लूफी था और वो रोजर का कंपेनियन, दोनों की हाकी आपस में टकरा रही, तो बिल्कुल उस सीन की याद दिलाता है। अच्छा, तो उसकी पूरी ऑरा को एल लगाने के बाद पता चलता है कि ना सिर्फ उसकी मानो को चीरता हुआ वो आगे बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने वोलेंस को एक हाथ से उठा भी लिया है और बिल्कुल एक कॉकरोच की तरफ वोलेंस यहाँ वहाँ पैर मार रहा था और खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। अब उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और भीख मांगता हुआ वोलेंस डेरिक से कहता है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी जान बख्शता नहीं, वो उसको पकड़ के रखा हुआ था, वो भी वोलेंस को ये बताने के लिए कि उसकी बात का ना सुनने का अंजाम क्या होता है। वोलेंस मजीद गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा और ना ही पूरी जिंदगी में डेरिक और उसका आमना सामना होगा। तो डेरिक बोला कि हाँ, वैसे भी तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। ये कहकर वो उसके गर्दन को और जोर देता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। धीरे धीरे करके उसका खून आंखों में बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका सिर एक पटाखे की तरह फट जाएगा। मगर तभी वोलेंस का एक कंपेनियन रहता है, ये वही कंपेनियन है जो कि फायर एबिलिटी को इस्तेमाल करती है। वो डेरिक से कहती है कि वोलेंस को छोड़ दो वरना ये बूढ़ा आदमी मारा जाएगा। रिचर्ड यहाँ पर अपनी जान से ज्यादा डेरिक की लाइफ को लेकर चिंतित था, क्योंकि जो रास्ता डेरिक ने खुद के लिए चूज करा है तो वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। रिचर्ड यही बात उसको समझाना चाहता था, लेकिन वो लड़की कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी ही इसने 3 नोबल्स को मार डाला है और 2 को बहुत सिवियरली घायल किया हुआ है। इसका अगर कुछ अंजाम निकलेगा तो वो तो फांसी की सजा होगी, क्योंकि न सिर्फ उसने एक रॉयल फैमिली के गार्ड्स को मारा है बल्कि उसके बेटे तक भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। रिचर्ड की बात को लेकर वो लड़की भी डेरिक से कहती है कि जैसा तुम्हें ये बूढ़ा आदमी बता रहा है कुत्ते, तो वैसा ही कर, वरना तुम्हारा अंजाम जैसे इस रिचर्ड बंदे ने बताया वैसा ही होगा। और रिचर्ड जो कि मौत की कगार पर था, तो वो डेरिक से अगेन लास्ट बारी कहता है कि उसकी बातों पर वो थोड़ा सा गौर दे, क्योंकि डेरिक हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं होगा तो विलेज को कौन प्रोटेक्ट करेगा। वो तो वैसे भी यहाँ से जा ही रहा था, तो वो टाउन की भलाई के लिए वोलेंस को वहीं पर ही छोड़ दे, क्योंकि उसकी हरकत से पूरा विलेज गिर जाएगा। जब उस लड़की ने अगेन दोहराया कि वो वोलेंस को छोड़ रहा है या नहीं, तो तब तक उसकी ही रूह उसकी बॉडी से चली जाती है, क्योंकि पीछे से कोई तलवार उसके जिस्म के आर पार करता है और ये और कोई नहीं बल्कि चीफ लियोन थे। वो रिचर्ड और इस लड़की की बातों को सुन रहे थे और वो रिचर्ड से कहते हैं कि एक विलेज के चीफ का यही रोल होता है कि वो अपने लोगों को मुसीबत से बचाए। तो अगर पूरे विलेज को खतरा होगा तो ये एक चीफ्टिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। और वो डेरिक से कहता है कि जो करना है करो, बाद में हम इकट्ठे देख लेंगे। अब सीन डेरिक पर आता है। अब वो क्या करेगा, तो उससे पहले वो वोलेंस से कहता है कि अगर वो वोलेंस को यहाँ पर छोड़ देता है तो क्या वो पक्का ये समझ सकता है कि वोलेंस रिटेलिएट नहीं करेगा जो भी उसके कंपेनियंस के साथ हुआ है। तो बेगैरत वोलेंस कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो पंगा नहीं लेगा। उसके दोस्त नालायक थे जिसने डेरिक और उसके लोगों पर हमला किया और उनको चोट पहुंचाई। अगर डेरिक उसको छोड़ दे तो वो दोबारा यहाँ पर मुंह नहीं दिखाएगा और ये उसका वादा है। जैसे ही डेरिक वोलेंस की राय को सुनता है तो वो एक क्रीपी सी स्माइल पास करते हुए कहने लगा, चलो अगर इतना ही तुम गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। वैसे अगर एक बात बताऊं तो रॉयल कुत्ते ही होते हैं, क्योंकि जब बात बेइज्जती और घमंड पर आती है तो वो दोबारा रिटेलिएट करते हैं। तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से
से जाने तो दूंगा, मगर इस पूरी दुनिया से तुम्हें छुटकारा देकर। और अब अपनी गलतियों का अंजाम भुगतो वोलेंस। तुम उन रॉयल्स के लिए और नोबल्स के लिए एक एग्जाम्पल रहोगे जो कि खुद पर बहुत घमंड करते हैं। जो ही डेरिक ये कहता है तो अगले ही पल वो उसकी गर्दन को मरोड़ कर वोलेंस को वहीं पर ही मार डालता है, वो भी बिना मर्जी दिखाए हुए। यह देखकर रिचर्ड का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहने लगा कि अब इस विलेज को कोई भी नहीं बचा पाएगा। डेरिक, तुमने आखिर ऐसा क्यों ही करा? मेरे समझाने के बावजूद अब विलेज पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। वोलेंस की लाश को जमीन पर फेंकने के बाद और रिचर्ड की बातों को सुनने के बाद और ये पूरा का पूरा कमोशन खड़ा करने के बाद लास्ट में वो एक मैनिएक की तरह बोलता है, अरे बाप रे, मेरा हाथ ही स्लिप हो गया और ये मर गया। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, हाइप कर देना और साथ में कमेंट भी कर देना, क्योंकि मैं तुम लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। बस इतने ही चैप्टर थे। ये जो 2 चैप्टर मैंने 10-10 मिनट के डाले हैं तो ये एक एक करके ही रिलीज हुए हैं। फ्यूचर में इसके चैप्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, तो स्टे ट्यून और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अब खुदा हाफिज, अलविदा एंड बाय।